वेलकम बैक दोस्तों। मैं प्रज्वल भाव सर फिर से आप सभी का आज के इस ट्रेडिंग सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ट्रेडिंग सेशन हम लेने जा रहे हैं वो डायबिटिक के ऊपर लेने जा रहे हैं। सो और आज हमारे बीच डॉक्टर धनंजय पाटिल सर ये मौजूद हैं। आज हमें इसके बारे में डिटेल जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग और वैल्यूबल टाइम, हम सभी के बिहाफ में मैं डॉक्टर धनंजय पाटिल इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो प्लीज कृपया आए और आगे हमें मार्गदर्शन करें। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर धनंजय पाटिल सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस सर, गुड इवनिंग। सर मैं विजिबल हो रहा हूँ? यस यस, यू कैन विजिबल, यू आर विजिबल नाउ। ओके। आज का टॉपिक है डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम बाय रुद्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। सर स्क्रीन शेयर हो गई? नहीं सर, अभी तक नहीं। अभी हो गई सर? नहीं? नहीं सर। सर अभी हो रही? यस सर, अभी स्क्रीन विजिबल है आपकी। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक है डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। दिख रहा है सर? यस सर, विजिबल है। प्लीज कंटिन्यू करें। डायबिटीज जो अभी ये डिसीज है, ये एपिडेमिक में आ रहा है। एपिडेमिक मतलब क्या? अभी जो कोविड आया था ना, जिसको हम पेंडेमिक बोलते हैं, जो संक्रामक डिसीज में जैसे आ रहा है, कम्युनिटी कम्युनिटी मेडिसिन में जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, वैसे डायबिटीज की भी अभी बढ़ रही है। आप यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स निकाली है। 2007 के अराउंड डायबिटीज का जो प्रीवेलेंस रेट जो था, मतलब इनके प्रीवेलेंस रेट मतलब कि पेशेंट कितने मिलते थे उस टाइम पे, तो 2007 में अराउंड 8% अपने पॉपुलेशन के पेशेंट मिलते थे। बट अभी 2025 तक 8+7.3% से अभी वो बढ़ने वाला है। इसका मतलब कि ये है कि 246 मिलियन पेशेंट्स अफेक्टेड थे 2007 में। बट अप टू 2005 अभी पेशेंट अफेक्टेड होंगे 380 अराउंड मिलियन। तो सोच लीजिए कि अराउंड 38,000 करोड़ पेशेंट बाद में इसमें आता है, डायबिटीज में इन्वॉल्व होने वाले हैं, और सबको डायबिटीज होने वाला है। ये WHO ने बताया है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है
इन्होंने बताया कि डायबिटीज के इतने पेशेंट मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हर घर में कोई ना कोई तो डायबिटीज का पेशेंट आगे जाके मिलने वाला है। और उसके लिए हमने एक अलग तरीके से डायबिटीज का एक प्रोडक्ट भी डिजाइन किया है और डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम भी डिजाइन किया है, कि उसके बारे में हम आज थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके पहले कि डायबिटीज क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक कंडीशन ऐसी है कि आपकी ब्लड शुगर जो है, ब्लड में शुगर ज्यादा होना, ये डायबिटीज की डेफिनेशन है मेनली। तो डायबिटीज का ग्रीक भाषा में अनुवाद किया जाए तो डायबिटीज मतलब फ्लो, फ्री फ्लो जो बोलते हैं उसको डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज मेलेटस जिसको बोलते हैं, मेलेटस का मतलब है हनी। तो जो आपकी यूरिन जो है इसका फ्लो भी ज्यादा बढ़ता है और यूरिन को हनी की स्मेल आती है, इसलिए उसको डायबिटीज मेलेटस ऐसे बोला गया है। नेक्स्ट है कि डायबिटीज के टाइप्स। आप सभी लोग देखते हैं कि आप लोगों सबके दिन में दिमाग में एक ख्याल रहता है कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज छोटे बच्चे में भी दिखाई देता है, बूढ़ों में भी दिखाई देता है, अभी यंग एज में भी जनरली ये दिखाई देता है। तो क्या डायबिटीज क्या है ये, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज के 3 टाइप्स दिए हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। टाइप 1 डायबिटीज किसको बोलते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी, उसकी इम्यून सिस्टम अगर काम नहीं कर रही है, और पैनक्रियास से जो इंसुलिन, पैनक्रियास हमारा जो ग्लैंड है उसका एक वो हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका नाम इंसुलिन रहता है। और उसकी ऑटोइम्यून सिस्टम मतलब खुद की जो बॉडी की एक सिस्टम रहती है किसी भी डिसीज के अगेंस्ट लड़ने की, तो वो इम्यून सिस्टम अगर उसकी काम नहीं कर रही है, तो मतलब पैनक्रियास का काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो जो उस टाइप का डायबिटीज होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है इंसुलिन को रेजिस्ट करती है, इंसुलिन का यूज करने के लिए उसको नहीं आता है, तब वो टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज ये कॉमन पाया जाता है, ये सभी आपके पास में आजू बाजू में जो पेशेंट रहते हैं ये टाइप 2 डायबिटिक में आ जाते हैं। थर्ड वन जो है जस्टेशनल डायबिटीज रहता है, कोई भी प्रेगनेंसी में, कोई भी महिला को प्रेगनेंसी में ये डायबिटीज मतलब शुगर लेवल हाई हो जाती है, बट आफ्टर प्रेगनेंसी वो कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। ये जेस्टेशनल डायबिटीज उसको बोलते हैं। देन ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज अगर प्रेगनेंसी के बाद शुगर लेवल मेंटेन हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके उसको डायबिटीज नहीं होगा, बट वो जो फीमेल्स है प्रेगनेंसी में उनको शुगर डिटेक्ट हुई थी, आगे जाके उनको टाइप 2 का डायबिटीज होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। ये हो गया डायबिटीज के टाइप्स के बारे में। ठीक है, आगे है, आप देखोगे तो डायबिटीज के साइंस क्या रहते हैं, ये एक ध्यान में रखिए कि डायबिटीज के साइन कौन कौन से रहते हैं। आपने खाना खा लिया है, जगह पर बैठ गए हैं, बैठने के बाद तुरंत आपको नींद आएगी। नहीं तो आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तुरंत गाड़ी में बैठे हो, आपको कंटिन्यूस नींद आएगी। बैठे बैठे जगह जगह पे आप सोओगे, मतलब थकान महसूस होगी अलग तरीके से। उसके बाद रहता है कि यूरिन आपको कंट्रोल नहीं रहता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। ये एक इसका लक्षण है, ये सभी आप लोग को पता है। जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनको यूरिन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, बार बार यूरिन जाने के लिए लगता है। इसमें एक ये है कि नॉर्मल व्यक्ति को जैसे विंटर में, जैसे कि रेनी सीजन में यूरिन के लिए जा जा रहा है, इसका मतलब उसको डायबिटीज हुआ है ऐसा नहीं होता है। जिसको किसी भी सीजन में यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है और प्रभुत मात्रा में अगर उसको यूरिन होती है, तो वो जो लक्षण है वो इट लीड्स टू डायबिटीज ऐसे हो जाता है। फिर नमनेस, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन मतलब हाथ में ऐसे चिमचिमाइन मूंगी जैसा और नम लगना, कुछ वहां पे महसूस नहीं होना, ऐसे जो लक्षण आते हैं ये डायबिटीज के प्री डायबिटीज स्टेज में रहते हैं। कोई भी वुंड हो, कट हुआ हो, वो वुंड हीलिंग के लिए ज्यादा टाइम जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो डायबिटीज की तरफ पेशेंट जाता है। उसके बाद लेडीज में वजाइनल इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, रेडनेस ऑफ वजाइना, इचिंग ऑफ द रीजन, ये बार बार उनको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा बैठता है, मूत्र मार्ग में उनको तकलीफ ज्यादा बढ़ती है, रेडनेस आ जाता है वहां पे। तो ये वजाइनल इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है पेशेंट को, तो समझ लेगी वो डायबिटीज की वजह से हो रहा है। सेम थिंग मेल में भी ग्लांस पेनिस जो रहता है, आगे वाला जो रेड कलर का पोर्शन रहता है उसमें सेम रेड 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 पैचेस आना, ग्लांस पेनिस का स्वेलिंग होना, और सिक्रीशन जो है वो बढ़ना, ये चीजें जो होती है वो सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड मेल में भी रहता है सेम थिंग, और फीमेल में भी सेम थिंग रहता है। देन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में थकान महसूस करना,
थकान क्यों महसूस होती है? क्योंकि मसल टोन जो है वो कम होता है, और थाइस का जो प्रेशर रहता है, थाइस काम नहीं करते, मतलब मसल टोन गया है तो बट ऑब्वियस उसको ज्यादा थकान आती है, वो सेक्स में प्रॉब्लम आ जाता है। ये डायबिटीज के साइंस है। उसके बाद ब्लर विजन। ब्लर विजन आप कैसे समझ पाओगे? अगर मोबाइल आपने हाथ में लिया है तो मोबाइल में आपको जो नॉर्मल फॉन्ट रहता है वो नॉर्मल फॉन्ट आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको फोन ऐसा दूर करके पढ़ रहे हो। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज वाला जो नंबर आता है आपको आइज का, चश्मा आपको लगता है प्लस नंबर वाला जो चश्मा लगता है, वो समझ लेना कि वो डायबिटीज की वजह से लग रहा है। सडन लॉस ऑफ वेट और सडन गेन होता है, वेट का, वेट बढ़ता है और सडन लॉस वेट का होता है। ऐसी सिचुएशन में भी डायबिटीज रूल आउट करना जरूरी है। कंटिन्यूअसली उनको भूख लगती है, अगर भूख नहीं लगे, खाए नहीं, तो वो उनको चिड़चिड़ होने लगती है और बार बार खाने की इच्छा होने लगती है उनको। देन ऑलवेज थर्स्टी, मतलब बार बार पानी पीते हैं, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। ये पॉलीपेप्सिया, पॉलीडिस्पेप्सिया, पॉलीयूरिनेशन, ये जो सिम्टम जो पॉली पॉली पी पी बोला है डायबिटीज में, तो ये लक्षण जो रहते हैं वो प्रभुत मात्रा में रहते हैं। ये हो गए डायबिटीज के साइंस जो नॉर्मली हम देखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि मैं सिंपल भाषा में आपको डायबिटीज कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। अगर ये चीज आप समझ लोगे तो डायबिटीज के ऊपर आप विजय प्राप्त ही कर पाओगे, उसमें नो डाउट। ठीक है। तो एक चीज है कि आपने जो खाना, हम जो खाना खाते हैं, मैंने लास्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाई थी। हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे सबसे पहले माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ जाता है। स्टमक में आने के बाद जब जो हम कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट ले रहे हैं, वो स्टमक में एंजाइम्स के थ्रू उसका पचन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अग्नि संस्कार जैसे बोला, तो वैसे अलग अलग एंजाइम्स है ना, वो अग्नि के जैसे काम करते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज ब्लड ब्लड में आ जाता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का द्रव्य सिक्रेट करता है, हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है। वो हार्मोन का कार्य रहता है कि ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन करे, ये इंसुलिन का काम रहता है। थर्ड पार्ट जो रहती है, अगर स्टमक में से जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ग्लूकोज से ब्लड वेसल में आया, सर्कुलेशन में आया, सर्कुलेशन के बाद में वो लिवर में जाता है। अगर आपने वो ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हुआ, आपने एनर्जी नहीं यूज की, आप बैठे रहे, क्या सुखासन में बैठे रहे, आपने कुछ काम वगैरह कुछ नहीं किया और आपकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई और शुगर का वो मॉलिक्यूल है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, वो लीवर में जाता है। एक्सेस जब ग्लूकोज लीवर में आ जाता है तो लीवर क्या करता है, उसका कन्वर्जन ग्लूकागॉन में करता है। ये ग्लूकागॉन, ये शुगर का, ग्लूकोज का नेक्स्ट नेक्स्ट वर्जन रहता है। तो वो ग्लूकागॉन क्या करता है, जब हमें डे टू डे में जो एनर्जी मिलती है उसको यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए वो ग्लूकागॉन का उपयोग किया जाता है। ग्लूकागॉन का उपयोग कैसे करते हैं, तो वो मसल में जो हम रोज काम करते हैं उसमें एटीपीज एनर्जी, एटीपीज मॉलिक्यूल रहते हैं जो एनर्जी वाला, वो फॉर्मेशन करने का काम जो रहता है वो ग्लूकोज के थ्रू होने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे दो एक्टिविटीज हो रही है। एक इंसुलिन है, वो शुगर का पाचन कर रहा है, अपनी बॉडी में से एनर्जी तैयार कर रहा है। तीसरी बात जो है, में जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन एटीपी मॉलिक्यूल में हो रहा है। ये दूसरी सेकंड बात है। आपका लीवर है, लीवर का कार्य आपका अच्छे से हो रहा है तो आपका शुगर है ब्लड में नहीं आएगा। अगर ये तीनों कहीं पे हैम्पर हो जाते हैं, जैसे कि मसल में आपकी एक्टिविटी नहीं होती है, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीशन कर रहा है बट उसका ब्लड में उसको रेजिस्टेंस आया है, उसका यूज नहीं हो रहा है। थर्ड वन, लीवर का फंक्शन आपका प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उसका ग्लूकोज का एक्सेस ग्लूकोज जो है उसका कन्वर्जन ग्लूकागॉन में नहीं हो रहा है, तो बट ऑब्वियस आपके ब्लड में हीमो जो रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, उस हीमोग्लोबिन के और शुगर का बॉन्डिंग हो जाता है, और शुगर, आप ब्लड टेस्ट करते हो तो ब्लड में शुगर आ जाती है। समझ रहे हो? ये जो थिंग रहती है, ये रेजिस्टेंट इंसुलिन का रेजिस्टेंट एक्शन जब होती है तब आपको डायबिटीज होता है। अभी इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना, दूसरी बात आपका जो मसल्स में ग्लूकोज का कन्वर्जन एंटी एटीपीज मॉलिक्यूल में होना और आपकी एक्टिविटीज करना,
इसके ऊपर पूरा आपकी शुगर लेवल मेंटेन रहती है। अगर इसमें से आपने कुछ भी नहीं किया, अस्या सुखम स्वप्न सुखम, जो दिया है भगवान ने, मैं वैसे ही रहूंगा, मैं चेयर पे बैठूंगा, मैं सोऊंगा जब चाहे, शरीर को कुछ भी तकलीफ नहीं दूंगा, ये जो भाव रहते हैं उनको 101% डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे। कुछ भी अपने शरीर को तकलीफ नहीं देना, इट्स लीड्स टू डायबिटीज, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि आप बोलोगे कि इसका डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए दो टूल्स मैं आपको बताऊंगा। एक तो ब्लड चेक किया जाता है, नेक्स्ट जो है यूरिन चेक किया जाता है। हम, कोई भी पेशेंट हो आपके पास में, पेशेंट जब आता है, नहीं तो आप खुद हो, तो आपको आपकी शुगर मॉनिटर करनी पड़ेगी। फर्स्ट रहता है कि कोई भी जाके रैंडमली अगर शुगर चेक करता है तो उसको रैंडम ब्लड शुगर ऐसे बोलते हैं। बट जिसको डायबिटीज है उसको डिटेक्ट करना है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन लेने के बाद वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये देखने के लिए हमें ब्लड शुगर टेस्ट करनी है। तो वो खाने के पहले उनको टेस्ट करनी है, खाली पेट टेस्ट करनी है। उसके बाद खाना होने के बाद 2 घंटे के बाद, आफ्टर मील, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फास्टिंग और पीपी, पोस्ट पैरेंटल मतलब पीपी, आपने रिपोर्ट देखा होगा, वो रिपोर्ट पे रहता है फास्टिंग शुगर कितनी आई है और पोस्ट पैरेंटल शुगर कितनी आई है, पीपी कितनी आई है। मतलब क्या, खाने की पहले की शुगर और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद जो फिर से ब्लड सैंपल लिया जाता है और यूरिन सैंपल लिया जाता है, वो बोलते हैं कि पोस्ट पैरेंटल शुगर, जिसको बोलते हैं। तीसरी बात इसमें आती है, तो ये पहले मैं बताऊंगा कि फास्टिंग की नॉर्मल लेवल कितनी है, 70 to 100 तक है वो फास्टिंग की नॉर्मल शुगर लेवल बताई गई है। जो 2 घंटे के बाद शुगर देखनी है, चेक करनी है, वो बिलो 140 to 160 ये बिलो रहनी चाहिए। ये आफ्टर 2 आवर्स के बाद जो शुगर देखते हैं उसकी नॉर्मल रेंज है, ये ध्यान में रखिए। अगर ये दोनों में से अगर ज्यादा बड़े हैं तो इट्स लीड्स टू डायबिटीज। नेक्स्ट जो है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि HbA1c एक टेस्ट करके आती है। उसमें क्या पता चलता है कि 3 महीने की आपकी शुगर एवरेज कितनी थी, ब्लड में आपके शुगर कितनी मेंटेन थी 3 महीने में हर रोज की, ये आता है। ये HbA1c जो टेस्ट है उसमें हमें पाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि 3 महीने, आप अभी समझो कि फास्टिंग बीपी में यूजुअली क्या होता है कि आपने क्या किया कि आज आज के रात, समझो मैंने मीठा बहुत खाया, लड्डू बहुत खाया, आमरस का सीजन है तो मैंने आम बहुत खाए, और दूसरे दिन मैं शुगर चेक करने के लिए जा रहा हूँ तो बट अब इसको शुगर ज्यादा आएगी, तो वहां पे कंफ्यूजन स्टेट रहती है। तो ऐसे पे अगर ऐसा कोई पेशेंट रहता है तो उसका पहले फास्टिंग पीपी करवा के लेना है और HbA1c करनी है। HbA1c से ये पता चलेगा कि कल आम खाया था इसलिए शुगर बढ़ी है, या 3 महीने से इसकी शुगर कंटिन्यूअसली हाई रेंज पे रही है। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चलती है, इसलिए HbA1c टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आगे देखते हैं हम कि डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस कितने रहते हैं। आप लोग देखोगे तो डायबिटीज डायबिटीज के बारे में नॉलेज लेना कितना जरूरी है, इससे हमें पता चलता है। फर्स्ट थिंग, आपको डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रोक मतलब क्या, अपने ब्रेन में जो वेसल्स है, कैपिलरीज है उनका, वहां पे ब्रस्ट होना, फूटना या क्लॉट होना, ये स्ट्रोक के कारण है। तो स्ट्रोक के कारण में एक डायबिटीज भी आता है। देन आपका हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस डायबिटीज में ज्यादा है। जैसे कि मैंने बोला कि मसल टोन आपका अगर प्रॉपर नहीं है, तो हार्ट भी एक मसल है, उसका भी पंपिंग का कार्य है, तो हाई ब्लड प्रेशर का डायबिटीज में ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद डायबिटिक रेटाइनोपैथी, मैंने बोला कि डायबिटीज के सिम्टम्स में ही है कि ब्लर विजन आना, तो आईज आपके जल्दी से जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक रेटाइनोपैथी। रेटाइना मतलब क्या, जहाँ पे आप लाइट जाके पिक्चर तैयार होता है और हमें दिखता है, ब्रेन को भी पता चलता है, वो जो रहता है वो पटल रहता है, उसको रेटाइना बोलते हैं। तो उसको रेटाइनोपैथी मतलब वो खराब होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है डायबिटिक नेप्रोपैथी। नेप्रोपैथी मतलब किडनी को ही नेप्रॉन बोला, किडनी खराब होने के चांसेस जो है, किडनी फेल्योर के चांसेस जो है, ये डायबिटीज में ज्यादा बढ़ते हैं। उसके बाद डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब क्या, सेंसेशन रहता है, हम किसी भी गर्म वस्तु को टच करते हैं तो तुरंत अपना हाथ पीछे जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं कि न्यूरोपैथी रहती है। तो ये न्यूरोपैथी आप मतलब वो सेंसेशन ही आपका गायब हो जाता है। ऐसे ऐसे पेशेंट है अपने पास
हमारे रुद्रांग के बहुत सारे कस्टमर भी अभी मुझे बताते हैं कि डायबिटीज पेशेंट था और तवे पे पैर रख दिया, पता नहीं चला, वहां पे जल रहा था, अग्नि में पैर गया उसका। तो ये जो है उसको सेंसेशन ही नहीं रहता, उसकी वजह से वो समझ में नहीं आता कि ये गर्म है, ठंडा है, या क्या है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण पेशेंट में ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। देन आई कॉम्प्लिकेशन मतलब रेडनेस ऑफ आई, सेम स्ट्रोक में जैसे ब्लड कैपिलरीज फूटती है तो कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस ऑफ द आईज, ये सिम्टम्स जो ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज में दिखाई देते हैं। पुअर वुंड हीलिंग जो रहता है, कोई भी ऑपरेटिव हो, कोई भी जख्म बनी हो, तो वो जो है वुंड का हीलिंग जो है पुअर होता है। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जैसे कि मैंने बोला कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं, हार्ट का काम करना भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है डायबिटिक फुट अल्सर, पेशेंट को पैर में डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जख्म हो जाती है, बट उसको पता ही नहीं चलता कि वहां पे जख्म हो गया है। और जख्म होने के बाद में वो ऊंड है, वो इतना बढ़ती है कि उसमें मैगेट्स वगैरह, कीड़े वगैरह बन जाते हैं, तब पेशेंट को पता नहीं चलता। इतनी सीवियरिटी डायबिटिक पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं। देन ये जो सभी सिम्टम्स है, उसके साथ में एक सिम्टम्स आता है कि पेशेंट, डायबिटिक का पेशेंट भूलने लगता है। मतलब कल कुछ किया था, वो उसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नहीं तो अभी किसी को फोन करना था, फोन करने के लिए मैं भूल गया। ये सब सिम्टम, ये सब कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की वजह से आ जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। इसलिए डायबिटीज बहुत आगे जाके एक वॉर है, ये मैं ऐसे बोलूंगा, अलग तरीके से हेल्थ सेक्टर में। अभी हम सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं कि रुद्रांग में डायबिटीज के लिए क्या है। तो हमने एक अलग से रुद्रांग में डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम बनाया है। अगर आप इसी तरह से मेडिसिन लेते हो, इसी तरह से डाइट फॉलो करते हो, इसी तरह से आप एक्सरसाइज करते हो, तो डेफिनेटली आपकी शुगर लेवल मेंटेन होनी है, और एलोपैथ की जो मेडिसिन है वो आपको धीरे 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 टेपर आउट करके हम बंद कर सकते हैं। ये हमने बहुत सारे पेशेंट में किया है, बहुत सारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास में है, क्योंकि हम इतने साल से उसके वो मेडिसिन हम मार्केट में दे रहे हैं। और उसके लिए हमने डाइट भी अलग से प्लान किया है, और एक्सरसाइज भी क्या करना है, मैं सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है, अलग अलग चीजें मैं बताऊंगा, आपकी रूटीन में से अलग से कुछ बताऊंगा तो आप वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक अलग से डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम हमने बनाया है, वो आगे आपको बताऊंगा। तो ये हो गया डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज कैसे होता है, अभी कंडीशन क्या है, सिनेरियो क्या है, उसके साइंस क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशन आगे जाके क्या हो सकते हैं, डायबिटीज कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया। अभी आगे जाते हैं कि उसके ऊपर मेडिसिन क्या लेनी है और कैसे लेनी है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रो डायबेक्स करके जो मेडिसिन है, इतने सालों से हम पेशेंट में दे रहे हैं, इसका जो डोज है 1 कैप्सूल दिन में 3 बार। बट आप एक पहले देख लीजिए कि पेशेंट की शुगर कितनी है। अगर शुगर आपकी अबव 300 400 अगर रहती है, तो आप प्रो डायबिटिक्स का इस्तेमाल 2 2 टैबलेट भी कर सकते हो। अगर शुगर 250 के अंदर है, तो आप 1 टैबलेट थ्राइस इन अ डे, मतलब दिन में 3 बार आप प्रो डायबिटिक्स की टैबलेट दिन में दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है गुडमार। अभी जो मैं हमेशा आपको फोन पे बताता हूँ कि गुडमार कॉम्बो ले लो। गुडमार कॉम्बो में क्या आता है, गुडमार आता है, एलोवेरा आता है, करक्यूमिन आता है, और थर्ड वन जो है, फोर्थ वन जो है आंवला आता है। इसका एक कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या काम करता है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊंगा थोड़े ही टाइम में, तो आपको सब पता चलेगा। उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो गुडमार है, उसका एक्सट्रैक्ट, उसके बेनिफिट्स क्या है। सपोर्ट्स पैनक्रियाटिक फंक्शन, जो मैंने आपको बताया कि पैनक्रियाटिस का फंक्शन क्या है, इंसुलिन का सिक्रीशन करना। इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रीशन हुआ तो आपकी ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो ये गुड मार्ग जो है वो पैनक्रिया को सपोर्ट, पैनक्रिया को हेल्दी करने का काम पहले ये गुड मार्ग करता है। उसकी वजह से क्या है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन की जाती है। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, अगर पैनक्रिया से निकलने वाला इंसुलिन अगर सर्कुलेशन में आ रहा है, उससे सपोर्ट होता है कि डाइजेस्टिव स्टिमुलेशन मिलता है। सेम थिंग में इंटरलिंक्ड है। उसके वजह से शुगर मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका हेल्दी रहता है। ये मेन गुड मार्ग के 4 काम बताए गए हैं, और ये 4 बेनिफिट्स है, ये ध्यान में रखिए, इसलिए हम गुड मार्ग उसमें यूज किया है।
देन आप सबको पता है कि आंवला क्या काम करता है, बट मैं यहाँ पे आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिसीज जो रहता है, टाइप 1 डायबिटीज रहता है, उसमें आप मैंने बताया कि जैसे आपकी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रही है और उसकी वजह से आपको डायबिटीज हुआ है, तो वहां पे आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम जो है वो अम्ल करता है, आंवला करता है। तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांगर हो गई तो बट ऑब्वियस आपकी शुगर लेवल जो है वो डायबिटीज से शुगर लेवल मेंटेन होगी, बट उससे जो आपको कॉम्प्लिकेशन जो आने वाले थे वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। सेम थिंग इम्प्रूव जो लिपिड रहता है आपके बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने की वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने की वजह से आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, आपकी हार्ट केयर की जाती है, ये समझ लीजिए। इसलिए लिपिड जो आपका है वो इम्प्रूव होता है, कंट्रोल में आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, और बीपी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन की वगैरह स्ट्रोक के चांसेस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है कि पैनक्रियाटिक का फंक्शन जैसे गुडमार करता है, वैसे ही आमल की विटामिन सी रहता है इसमें, इसलिए विटामिन की सी के थ्रू वो डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छी करता है और इम्यून सिस्टम भी अच्छी करता है। अमल की जो है वो नेत्र बताया है आयुर्वेद में। नेत्र मतलब क्या, आपकी आंखों के लिए अच्छा। तो अमल की से जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं डायबिटीज डायबिटीज में आंखों के, तो वो कम करने का काम आंवला करेगा आपका। देन आंवला जो है वो ठंडा रहता है, तो वो ठंडा होने के कारण और पाककाली वो मधुर हो जाता है। मतलब आंवला खाने के टाइम पे आपको कैसे लगता है, खट्टा लगता है और थोड़ा सा कषाय स्वरूप में लगता है, बट बॉडी में वो डाइजेशन होने के बाद में जो उसका असर होने लगता है बॉडी में, वो मधुर रसात्मक और शीत गुणात्मक रहता है। तो उससे क्या होता है, आपकी किडनी का प्रोटेक्शन होने का काम अमल की करता है। इसलिए आप गुड़मार और गुड़मार के बाद आंवला हमने वो कॉम्बो में ऐड किया है। दूसरा जो तीसरा जो ड्रग है उसमें टर्मरिक, कर्क्यूमिन आप जिसको बोलते हो, कर्क्यूमिन उसमें ऐड है। कर्क्यूमिन मेन आप सबको पता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम है, एंटीसेप्टिक का काम होता है। जैसे कि कोई पेशेंट में जख्म नहीं भर रहा है डायबिटीज की वजह से, तो वो वहां पे एंटीसेप्टिक का काम करने का जो कार्य है वो कर्क्यूमिन और ये टर्मरिक, टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं हल्दी, हल्दी में से हम कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम सत्व निकालना है, इसलिए वो एंटीसेप्टिक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण वो लिवर पे भी काम अच्छे से करता है। लिवर पे काम अच्छा हो गया तो लिवर से ही ब्लड सर्कुलेशन में जाता है हार्ट में, तो वो हार्ट को ही, हार्ट का भी हेल्थ है वो प्रमोट करने का काम टर्मरिक, कर्क्यूमिन करता है। ये ध्यान में रखिए। मेनली वुंड हील होने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, वुंड अंदर की हो या वुंड बाहर की हो, दोनों तरह से जो जख्म है वो भरने का काम कर्क्यूमिन करता है। फोर्थ वन जो मेडिसिन है उसमें जो कॉम्बो है, गुडमॉर कॉम्बो, उसमें एलोवेरा है। एलोवेरा आप सबको पता है कि वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, वुंड हीलिंग करने में, टिश्यू बर्न हुआ है वहां पे, एंटी लिपिडेमिया जो मैंने अभी बताया था सेम थिंग। वैसे कि लिपिड्स आपके लेवल, कोलेस्ट्रॉल अगर मेंटेन हो जाती है तो आपको स्ट्रोक आने के चांसेस या हार्ट का जो का फंक्शन है अच्छी तरह से होना प्रॉपर हो जाता है, ये चीजें होने लगती है। सेकंड थिंग है, एलोवेरा इटसेल्फ इज एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज। सो एलोवेरा जो है वो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण हम यूज किया है। दूसरी बात थोड़ा हट के यूज, उसका यूज ये है कि मेनली एलोवेरा जो है वो लीवर में अच्छे से काम करता है। तो ये सभी जो प्रोडक्ट आपने देखे कि किडनी के ऊपर काम करते हैं, हार्ट के ऊपर काम करते हैं, तो ये एलोवेरा जो है मेनली लीवर पे अच्छी तरह से काम करता है। लीवर को एंटीऑक्सीडेंट डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करने के लिए जो हेल्प लगती है वो एलोवेरा अच्छे से काम करता है। इसलिए हम आपको पता होगा कि कोई कोई पुराने टाइम पे एलोवेरा का जो अंदर का गर रहता है वो चम्मच के साथ लेते थे। किसी को भी लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, असाइटिस की प्रॉब्लम हो, या ड्रिंक करने से लीवर खराब हो गया हो, तो वो हम एलोवेरा का गर यूज करते हैं, अंदर का जो भाग है वो यूज करते हैं। इसलिए हमने ये एलोवेरा जो है उसमें ऐड किया है ताकि आपके लीवर की कंडीशन अच्छी हो, और लीवर का कार्य जो है ग्लूकोज का ग्लूकागॉन में कन्वर्ज होने का जो कार्य है वो अच्छे से हो जाए, और डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होगा तो लीवर का फंक्शन अच्छा होके हार्ट का फंक्शन अच्छा रहेगा। तो ये हो गया अभी पूरा ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स कैसे काम करते हैं,
उसके बारे में आपको बताया। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज का डाइट का चार्ट। तो डाइट के चार्ट में कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है, ये डायबिटीज का जो चार्ट है मैं आपको वो शेयर करूंगा मीटिंग के बाद में। कोई किसी को चाहिए तो मैं आपको वो शेयर करूंगा। उसमें एक चीज मेन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिए। सुबह 10 बजे खाना खाना है, और रात का जो खाना खाना है वो 6 बजे खाना है। इन बिटवीन आपको बीच में भूख लगती है तो आप मुरमुरा खा सकते हो, या आप अनार खा सकते हो, या छाछ पी सकते हो। ये डाइट पेशेंट को, कोई भी डायबिटीज का पेशेंट हो तो उसको ये डाइट देना कंपलसरी है। कुछ भी करके यही एडजस्टमेंट करना है। और उसमें मीठा खाना नहीं है, और चावल कम खाना है। चावल अगर स्मेल करने वाला आप चावल खाते हो, जैसे कि बासमती का स्मेल आता है, हमारे यहाँ पे जो इंद्रायणी रहता है उस चावल का स्मेल आता है। बट आप यही चीज देखोगे कि आप केरल में जाओगे, साउथ में जाओगे, तो वहां पे चावल की कोस्टल रीजन में जाओगे तो वहां का जो चावल रहता है उसको स्मेल नहीं रहता है। तो वो जो चावल है वो खाने से आपकी शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ती है, जितना इंद्रायणी राइस जो स्मेल आने वाले जो सुगंधित तंदुल जो है वो खाते हो तो उससे आपका शुगर बढ़ता है। तो वो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है। साउथ वाले लोग हैं, सुन रहे हैं, तो आप आपके यहाँ का राइस है वो जो स्मेल नहीं आ रहा वही राइस आपको प्रेफर करना है। ध्यान में रखिए, सुबह का खाना 10 बजे, रात का खाना आपका 6 बजे। चाय पूरी बंद कर देनी है और मीठा खाना पूरा बंद कर देना है। ठीक है। ये हो गया आहार के बारे में। आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, पहले ही बोल देता हूँ कि आप डायबिटीज होता है तो तुरंत आदमी चालू कर देता है, दौड़ना चालू कर देता है, रोज 10 किलोमीटर दौड़ता है, ट्रेक के लिए जाता है, जिम के लिए जाता है, ये सब चीजें वो स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से ऑलरेडी, हाँ, डायबिटिक की वजह से हार्ट पे प्रेशर ऑलरेडी रहता ही है, और आप ये चालू कर देते हो, उसके कारण घुटनों पे भी प्रेशर आता है, घुटनों के प्रेशर हार्ट पे भी आता है। तो आप ध्यान में रखना है, दिन में आपको 6 किलोमीटर चलना है, वॉक करना है, ना कि दौड़ना है आपको। ये ध्यान में रखिए। 6 किलोमीटर आपका ऐसे नहीं कि आपने कंटिन्यू 6 किलोमीटर 1 घंटे में पूरा करना है, सुबह करना है, मॉर्निंग में करना है, ऐसा नहीं है। आप जो दिन भर जो काम कर रहे हो वो दिन भर काम करने के टाइम पे आपको 6 किलोमीटर कम आपका होना चाहिए चलना। इतना मतलब 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 स्टेप्स। जैसे कि मैंने बोला, सुबह 10 बजे खाने का, चाय बंद कर देने का, राइस और मीठा बंद कर देने का, अवॉइड करने का, और रात का जो खाना है वो 6 बजे करने का। 6 बजे के बाद आपको कुछ खाना नहीं है, उसके बाद सो जाना है। और दिन में 6 किलोमीटर आप वॉक करोगे, और उसके साथ में प्रोडायबेक्स प्लस गुडमॉर्ग कॉम्बो, ये इतना ही मेडिसिन आप लेते हो तो आपकी शुगर मेंटेन हो ही जाएगी। आपके एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो धीरे धीरे टेपर आउट करके हम बंद करेंगे। ये डेफिनेटली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, और हमने किया है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। आपकी HbA1c जो है 6 के अंदर आनी चाहिए, ना कि 6 के ऊपर रहेगी। 6 के अंदर आई तो आप पूरा प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, आपको डायबिटीज मेंटेन हो रहा है, ये समझ में आएगा। और आपको आगे जाके डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। आप एक दिमाग में रखिए, डायबिटीज वाला पेशेंट है वो आम की तरह रहता है। आम कैसे, कच्चा आम कैसे दिखता है, पहले दिखता है एकदम कड़क दिखता है, बाद में वो धीरे 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 टाइम जाओ तो वो पकने लगता है, वो पीला दिखने लगता है, एकदम शाइनिंग शाइनिंग आ जाता है। फिर वो धीरे 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 वो सड़ने लगता है। तो सेम थिंग डायबिटीज का जो पेशेंट रहता है, पहले कड़क दिखता है, बाद में वो पकना चालू हो जाता है, पतला होगा नहीं तो जाड़ा होगा, उसके बाद में वो सड़ना चालू हो जाएगा, मतलब किडनी खराब होने लगेगी, लीवर खराब होने लगेगा, हार्ट खराब होने लगेगा, ब्रेन खराब होने लगेगा। तो ध्यान में रखिए, आपका अगर डायबिटीज आपका रिवर्स करना है तो ये चीजें फॉलो करो। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे 10 बजे से 8 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं आपकी शंका का समाधान करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है। कुछ समझ में आया नहीं आया तो भी आप पूछ लीजिए, क्योंकि आधे घंटे का टाइम रहता है, उसमें इतना बड़ा डिसीज कवर करना, और हमारा जो रिवर्सल प्रोग्राम है वो समझना, कुछ समझा नहीं तो भी आप मुझे पूछ सकते हो डेफिनेटली। प्रज्वल सर। यस सर, एनीबडी अगर किसी को बात करनी है तो प्लीज हैंड रेस करें, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी आपका जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन कर रहा हूँ। सर ये मेरा स्क्रीन शेयर हुआ था ना प्रॉपर? यस, प्रॉपरली हुआ था सर, नो नो कोई इशू नहीं था।
ओके। और आज तो मतलब बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई डायबिटीज के बारे में। सो यस दोस्तों, चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन कर दिया है। बट मीन टाइम हमारे बीच अश्विन भाई ने हैंड रेस किया, तो अश्विन भाई को अनम्यूट करते हैं। यस अश्विन, अश्विन भाई आप बात कर सकते हैं। नमस्कार नमस्कार सर जी, बहुत बढ़िया नॉलेज दिया। मेरे को ये पूछना है, जो प्रो डायबेक्स और गुडमार्ग आपने लेने के लिए बोला, तो वो उसका डोज कैसे लेना है? खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कैसे लेना है, वो जरा आप बताइए। और सर ये दोनों जो मेडिसिन के नाम बताए ना, इसका आप खाना खाने के बाद ही मेडिसिन लेगा, खाना खाने के पहले मत लेना। ओके, खाना खाने के बाद लेना है ना? खाने के बाद लेना। अच्छा, ये टेबलेट ले रहे हैं तो 3 टाइम लेना है या 2 टाइम? मैंने जैसे बोला कि शुगर जो 250 के वो अबो है, 250-300 के अबो है, कंटिन्यूसली अगर रहती है, जिसका HbA1c अबो 10 रहता है, 11 रहता है, 12 रहता है, तो आप ये जो प्रो डायबेक्स है वो दिन में 2 गोली 3 बार दे सकते हो, और गुडमार 1 टैबलेट TDS मतलब 3 बार दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये डाइट और जो मैंने बोला वो चीज आपको करनी है। अच्छा, दोनों 3 टाइम? हाँ, अगर शुगर लेवल आपकी 250-300 के ऊपर है, तो शुगर लेवल आपकी कम है, HbA1c जो मैंने बोला वो 8 के और 7 के अंदर है, तो आप उसको वन सिंगल टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हो, और महीने में आपको चेक करना है शुगर। ठीक है। ओके। सो और किसी को अगर बात करनी है, अपनी शंका का निरसन लेना है, तो प्लीज हैंड रेस करें, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। सो चैट बॉक्स में दिग्विजय चौधरी इन्होंने पूछा है, डायबिटीज में सुबह खाना कब लेना है और शाम 6 बजे खाना खाकर सोना है? यस दिग्विजय जी, सवेरे 10 बजे के बीच में आप खाना खा सकते हो, 10 बजे, और शाम को 6 बजे, जैसे डॉक्टर धनंजय पाटिल जी ने भी बोला है। ओके नेक्स्ट, हरविंदर सिंह राजपूत, इनका एक सवाल है, मुझे डाइट प्लान मेरे नंबर पर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी। यस सर, डाइट प्लान भी आपको मिल जाएगा। हाँ, मुझे आप हेल्थ हेल्पलाइन का जो व्हाट्सअप है उस पर आप मुझे हाई कीजिए, तो वहाँ पे आपको पूरा वो डाइट दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस यस, बाकी सभी के पास तो नंबर आ ही चुका होगा, जो मैंने स्क्रीन में स्क्रीन शो किया था। फिर भी नहीं आया है तो अपन मतलब मीटिंग खत्म होने से पहले। ये ऐसे डाइट प्लान है पूरा प्रॉपर, बट ये मराठी वाला है। आपका हिंदी वाला जैसे ही जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ये क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में पूरे डिटेल्स है इसमें। ठीक है। ओके ओके फाइन सर। सब्जी कौन सी खानी है, धान्य कौन से खाना है, फल भाजा कौन सी खानी है, पाले भाजा कौन सी खानी है, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ओके सर। पैकेज क्या खाना है, सब चीजें इसमें है, आपको वो मिल जाएगी। यस। सो नेक्स्ट सवाल आया है सुनीत चक्रवर्ती इनसे, माइग्रेन में सर दर्द के लिए क्या लेना है, ऐसा इनका ये सवाल है। माइग्रेन कब से है, और सर दर्द में क्या है कि खाली पेट सिर दर्द चालू होता है या कंटिन्यूअसली दर्द होता है? सुनीत सुनीत चक्रवर्ती जी, आप क्लियर करिए कि कब से माइग्रेन है और किस तरीके से ये सर दर्द होता है, खाली पेट या कब, वो प्लीज आप क्लियर करिए। कंटिन्यूअसली चालू रहता है ऐसे। यस यस, सो दैट सारी बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है सर, उनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा हमारे बीच। योगेश कुमार भारद्वाज इन्होंने हैंड रेज किया है। सो यस योगेश जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं, योगेश कुमार भारद्वाज। नमस्कार सर। नमस्ते, यस सर, बोलिए। पूछिए पूछिए। सर एक तो मेरे को ये पूछना है, अगर जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसको मान लो एक ही प्रोडक्ट लेना है कोई सा, तो हम दोनों में से कौन सा एक सजेस्ट कर सकते हैं? अगर उसकी शुगर जो है वो पेशेंट की 250 के अबो है, हाँ जी। तो आप उसको गुड़ मार दीजिए दिन में 3 बार। बट उसको अगर रिवर्स लाना है डायबिटीज, तो दोनों कॉम्बो आप यूज करो। ओके। हम्म। नहीं, अगर मान लो कोई सिंगल ही बोलता है मेरे को अभी सिंगल ही चाहिए, तो कौन सा सजेस्ट करें? क्योंकि उसका मान लो एलोपैथी भी दवाई उसकी चल रही है, हाँ, तो तो अगर एक सिंगल उसको अगर एलोपैथी करना है। एलोपैथी की दवाई आपकी शुगर रेगुलेट नहीं करेगी, वो बस मेटफॉर्मिन रहेगा। मेटफॉर्मिन आपका शुगर लेवल मेंटेन कर, शुगर आपका डायबिटीज वो क्लियर नहीं करेगा, समझ रहे हो?
आपको अगर डायबिटीज से बाहर आना है, छुटकारा पाना है, उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ने हैं, तो आपको एलोपैथी टेपर आउट बंद करना चाहिए और आयुर्वेदिक लेना चाहिए। आयुर्वेदिक लेना जरूरी रहेगा उनके लिए। आप मेटफॉर्मिन लेते हो तो मसल टोन जो रहता है वो कम होने लगता है। और मेटफॉर्मिन ज्यादा कंटिन्यूअसली ले रहे तो उसके साइड इफेक्ट्स अभी आ रहे हैं बहुत सारे। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, मसल टोन जा रहा है पेशेंट का, विटामिन बी 12 कम हो रहा है। ये सब चीजें अभी मेटफॉर्मिन की आ रही है, वो अच्छी नहीं है। इसलिए आप 750 रुपये अपनी बॉडी के लिए महीने का खर्चा करना जरूरी है सर। मैं तो बोलूंगा कि आप दोनों प्रोडक्ट उसको कन्विंस करो लेने के लिए, क्योंकि उसकी हेल्थ का इश्यू है सर। ओके, तो दोनों अगर सर लेते हैं तो फिर एलोपैथी क्या लेना बंद कर दें या उसको कंटिन्यू रखना है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एलोपैथी लेना कंटिन्यू करना है बंद। उसमें क्या रहता है कि सर दो मेडिसिन रहती है जो भी पेशेंट रहेगा उसकी, और उसका डोसेज जो है वो एडजस्ट किया रहता है। ठीक है, सुबह एक गोली खाने के पहले होती है और रात को गोली खाने के पहले एक होती है, ऐसे एलोपैथी की गोलियां रहती है। किसी किसी पेशेंट में 500 मिलीग्राम की रहती है, रात की 500 मिलीग्राम की रहती है, या 1000 की रहती है, अकॉर्डिंग टू शुगर लेवल रहता है। तो हम क्या करेंगे, 8 दिन 15 दिन आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथी मेडिसिन देंगे। शुगर लेवल चेक करेंगे, फास्टिंग पीपी, जैसे मैंने बोला खाने के पहले की खाली पेट और खाने के बाद 2 घंटे की जो शुगर है वो चेक करेंगे 15 दिन के बाद। अगर वो कम आ रही है तो डेफिनेटली रात की गोली का डोज अगर 1000 मिलीग्राम है तो 500 मिलीग्राम आप करो। और ऐसे ही वो धीरे धीरे 3 महीने के अंदर उसका डोज कम करके एलोपैथी टेपर आउट करो। ये आप डेफिनेटली कर सकते हो। धीरे धीरे डोजेस कम करना है? हाँ, धीरे धीरे डोसेस कम करना है। मुझे मेरा नंबर भी है, आप मुझे कभी भी पेशेंट का डोसेस कैसे कम करना है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। बट एक ही यही करना है कि पहले 15 दिन तक दोनों मेडिसिन देनी है, एलोपैथी आयुर्वेदिक। और 15 दिन के बाद शुगर चेक करना है। शुगर चेक करने के बाद मुझे फोन करो, अगर लेवल कम हो गई है अकॉर्डिंग टू दैट मैं डोसेस एडवाइस करूंगा कि इसका डोज इतना करो, उसका डोज उतना करो, ऐसे करेंगे हम। तो सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हम्म। वो हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग है सर। हाई ब्लड प्रेशर में अपन कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर में एक ध्यान में रखिए, जो हमारा प्रो एसिडिटी वाला जो प्रोडक्ट है ना, कौन सा वो सर? ज्यादा रिकमेंड। प्रो एसिडिटी वाला प्रोडक्ट जो है ना, पाउडर जो है, आधा आधा चम्मच दिन में देते हैं हम। एक एक चीज आप रूल आउट कीजिए कि उसका स्थौल्य, मतलब क्या बोलते हैं, ओबेसिटी के कारण उसको हाइपरटेंशन है या उसको हाइपर एसिडिटी के कारण हाइपरटेंशन है, ये चीज आप एक बार देख लीजिए। ये दो चीजें रहती है। अगर ओबेसिटी के कारण उसका हाइपरटेंशन है तो आप प्रोटीन और अपना जो कांचन एक्सट्रैक्ट और गोमूत्र घन है तो वो दे दो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और ओबेसिटी है तो आप ये सेम गोमूत्र घन उसमें ऐड करके दे दो, तो उसका वेट कम हो जाएगा। वेट कम करने की वजह से हार्ट का जो पंपिंग प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। दूसरी बात, उसको एसिडिटी है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, लैट्रिन भी साफ नहीं हो रहा है, हर बार लैट्रिन के लिए प्रेशर देना पड़ रहा है, पाइल्स की तकलीफ है, और उसके बाद अम्ल पित्त है और एसिडिटी, हाइपरटेंशन है, तो उसमें आप जो अम्ल पित्त वाला जो कॉम्बिनेशन है वो आप उसको यूज कीजिए। योगी जी, मैं आपको एक सिंपल भाषा में एक में क्लियर करता हूँ। आपके पास जो पेशेंट आएगा ना, जो मैं बता रहा हूँ ना, हर एक लेक्चर में एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो वो लेक्चर में आपने सुना कि समझो डाइजेशन, आपने पहले टॉपिक में मैंने था कि अपचन, अजीर्ण और अम्ल पित्त। तो अगर पेशेंट में वो सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं, आप भले वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, तो आप डेफिनेटली वो डाइजेशन की ही मेडिसिन दे दो। उसका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, अम्ल पित्त कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसका हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। अगर पेशेंट का ओबेसिटी है, स्थूल है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा ओबेसिटी के बारे में, तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो भी समझ में आएगा। ओबेसिटी है तो बट अब उसकी ओबेसिटी कम करोगे उसका हाइपरटेंशन कम हो जाएगा सर, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाला अपने को देना है, डाइजेशन वाला प्रो एसिड वाला? हाँ, वो अगर पेशेंट को अगर पाइल्स की तकलीफ है और हाइपरटेंशन हो रहा है, मतलब क्या, लैट्रिन पास नहीं हो रहा, प्रेशर दे रहा है, तो बट ऑब्वियसली वहां पे आपको प्रो लैक्सेटिव यूज करना है। गैसेस हो रहे हैं तो प्रो गैस है वो खाने के पहले उस पेशेंट को दे दो। एसिडिटी है तो आपको प्रो एसिडिटी वाला प्रोडक्ट, नहीं तो प्रो ल्यू आप उनको दे दो, तो उनके हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। ओके सर, एक लास्ट हम अनम्यूट करेंगे। विनोद शर्मा जी इन्होंने हैंडल्स किया है। सो विनोद शर्मा जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी, थैंक यू प्रज्वल सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत ही आसान तरीके से आपने डायबिटीज को कवर किया है सर। कुछ
सवाल है मेरे, वो आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। हम्म जैसे आपने बोला प्रोडावेक्स और गुडमार्ग हम्म 3 टाइम देना है, हम्म। या 2 टेबलेट या एक एक। अब सिंगल खाना आपने बोला 2 टाइम खाना है, तो जो खाना 2 3 टाइम टाइम खाना है। हम कह हाँ, ध्यान में रखिए, खाना मैंने 2 टाइम क्यों बोला विनोद जी की, जब सूरज रहेगा, जब तक दिन में सूरज रहता है तब ही आपको खाना खाना है, ये समझ लीजिए। सूर्यास्त के जी जी बाद खाना नहीं खाना है, और सूर्योदय के पहले खाना नहीं खाना है। तो आपका जी डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, क्योंकि अग्नि का संस्कार बाहर भी हो रहा है और अंदर भी आपकी बॉडी में अच्छा हो जाएगा। ये थिंग, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, आपने क्वेश्चन बोला कि प्रोडाइबेक्स का डोज कैसे एडजस्ट करना है। मैं फिर से बार बार यही चीज बोलूंगा कि अगर 250-300 के ऊपर शुगर है तो आप प्रोडाइबेक्स दिन में 2-2 कैप्सूल 3 बार दे सकते हो, और गुडमार्ग कॉम्बो जो है दिन में 3 बार एक एक कैप्सूल दे सकते हो। वो भी 15 दिन में आपको मॉनिटर करना है, शुगर लेवल मेंटेन हो रही है या लो जा रही है। लो जा रही है तो सर। आपको फिर से जी डोज जी। एडजस्ट करना है। मुझे उसके नहीं लिए सर, आप कर सकते हो। वो तो आपने क्लियर कर दिया। मेरा सवाल ये था, भी खाना 2 टाइम खाना है, तो वो तीसरी डोज कब ले हम? 2 बार दोपहर, खाना खाया तो 2 डोज ले ली, तीसरी डोज कौन से टाइम पे लें? सर दोपहर में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोपहर में किसी भी चीज के साथ? चलिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम। दूसरा फ्रूट, फ्रूट कौन सा रिकमेंड करेंगे आप हाँ, डायबिटीज के लिए? फ्रूट में आप ये बनाना, सफरचंद, मतलब आप एप्पल और आम, ये 3 फ्रूट्स है ना, आप अवॉइड करना है। बाकी आप अनार खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, आंवला खा सकते हो, काला मनुका खा सकते हो। जी जी। हाँ। राइट। हम्म, अब जैसे आपने बोला मेटफॉर्मिन, ग्लिमीप्राइड, सीटाग्लिप्टिन, बोगलीबॉस, कैनाग्लोफ्लोजिन, ये हाँ, बहुत ही खतरनाक साल्ट हैं जो हमको अंदर से खत्म करते जा रहे हैं। तो यस सर, इनके साइड इफेक्ट इतने पड़ते हैं, तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। यस कॉन्स्टिपेशन के लिए शुगर डेफिनेटली वाले को होता है। कौन सा प्रोडक्ट दें? डायबिटीज में शुगर कब्ज हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, बराबर, अच्छा क्वेश्चन है सर ये। एकदम प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कि ये डायबिटीज के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये चीजें जी आप, जी। जैसे मैंने बोला, इसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं और दिखाई देते हैं हमें डे टू डे बहुत लाइफ रहते में। हैं। जी। तो आप उसमें प्रोलैक्स प्लस करके मेडिसिन है सर हमारे, प्रोलैक्सेटिव नहीं, जी जी जी। प्रोलैक्स प्लस। वो, रात को लेनी है आपने हाँ, बोला। वो रात में 2 टैबलेट्स दीजिए, वो सही जी जी। रहेगा उनके लिए। हाँ, बहुत अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया आपने जी सर। जानकारी दी, और जो मेरे मन में क्वेश्चन थे वो आपने क्लियर किए हैं। एक सर और, जैसे आपने चावल को थोड़ा बोला भी कम खाना है, पोटैटो भी तो बहुत ज्यादा जीभ जीभ के सर ऊपर रखते ही पानी बन जाता है। सर चार्ट में है तो सर, बैंगन और आलू नहीं खाना है। ओके, ये हिंदी में है तो मैं भी इसको मैं लेना शेयर चाहूंगा करूंगा, आपसे। मैं शेयर करूंगा चलिए। सर, पक्का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर एक धन्यवाद। राइस का आपने जो पूछा, थोड़ा क्लियर करता हूँ। अगर राइस पेशेंट को खाने की इच्छा ही है कि नहीं मुझे राइस खाना है, तो जैसे कि हमारे बंगाल के वो रहते लोग, साउथ के लोग रहेंगे, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप राइस खाना ही है तो आप एक काम करो, पहले राइस भर्जन करो, मतलब उसको आप तवे पे उसको सेक लो, ठीक है, और उसके जी। बाद उसका राइस बनाओ, तो वो हल्का हो राइट। जाएगा, और उससे आपकी कार्ब ज्यादा जाने के बाद उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होके ब्लड में शुगर ज्यादा नहीं बढ़ेगी। राइट। हम्म। बहुत अच्छा सर, बहुत यस, बढ़िया सर। थैंक यू बड़ी सर। इजी तरीके से आप गाइड करते हैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। यस, थैंक यू विनोद शर्मा जी, बहुत क्लियर बातें आपने पूछी है। सो चलिए सर, आज के लिए हम रुकते हैं क्योंकि वक्त भी हो चुका है। सो थैंक्स अ लॉट डॉक्टर धनंजय पाटिल सर फॉर योर वैल्यूबल नॉलेज एंड फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू सर। यस सर, सो नेक्स्ट सेशन में परसों के दिन मिलते हैं, राइट? ओके। यस, यस, थैंक्स अ लॉट। सो ओके। दोस्तों, मैं स्क्रीन पर डॉक्टर धनंजय पाटिल सर का नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ। जिन जिन को डॉक्टर धनंजय पाटिल का नंबर सेव करना है वो प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके सेव कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वक्त हो चुका है। कल परसों के दिन हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में और अगले नॉलेज के लिए हम रेडी रहेंगे। सो चलिए, मिलते हैं परसों के दिन। सो प्लीज मीन टाइम टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सुन। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डॉक्टर धनंजय पाटिल, इनका नंबर सेव कर लीजिए। थैंक यू, जल्द मिलते हैं।